आज हम कक्षा 12वीं के विषय रसायन के द्वितीय यूनिट जो है विलयन, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किन विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि वास्तव में विलयन क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब का मान किस तरह से ज्ञात किया जाता है या विलयन का वाष्प दाब क्या है। फिर हम जानेंगे राउट का नियम, राउट के नियम की सहायता से फिर हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से हम विलयन के अणुभार की गणना करना भी सीखेंगे। फिर अगली कड़ी में हम जानेंगे कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं और साथ ही साथ अंत में हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी आज इन विषय वस्तु के अंतर्गत हम विलयन के ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। विलयन जो है वो कक्षा 12वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए सबसे शुरू में हमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विलयन क्या है। सामान्यतः सरल रूप में मैं आपको बताऊं कि यदि हम एक बीकर ले लें और बीकर में पानी भर लें और उसमें शक्कर को घोल दें तो इसे हम कहेंगे शक्कर का विलयन। पर चूंकि अब आपकी कक्षा बड़ी है, कक्षा 12 के हिसाब से आपको विलयन को प्रॉपर तरीके से परिभाषित करना है, इसलिए आप विलयन की अब ये परिभाषा बताएंगे कि विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यह समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि जब दो अलग अलग प्रवास्था या समान प्रवास्था के पदार्थों को हम एक दूसरे में मिलाएं तो एक दूसरे के साथ घुलकर एक रूप हो जाए या समरूप हो जाए या एक दूसरे में समान रूप से वितरित हो जाए, तो इस तरह से बना हुआ मिश्रण जो है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो विलयन की ये परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यदि समांगी मिश्रण बनाते हैं तो वो विलयन कहलाता है। सामान्यतः विलयन जो है वो दो घटकों से मिलकर बनता है। पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलयन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, जबकि वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे विलायक कहा जाता है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि अगर हमने बीकर में पानी लेकर उसमें शक्कर को घोला है तो अब हम ये समझ चुके होंगे कि उस विलयन में चूंकि शक्कर कम मात्रा में है इसलिए वो विलेय होगी और पानी अधिक मात्रा में है इसलिए वो विलायक कहलाएगा। पाठ की शुरुआत में हमारे माइंड में विलेय, विलायक इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहना चाहिए। चूंकि आज मैं आपको राउट का नियम पढ़ाने जा रही हूँ तो राउट का नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए, वो है विलयन का वाष्प दाब। विलयन के वाष्प दाब को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रयोग बता रही हूँ। हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हम केवल विलायक या जल भर लेते हैं। अब हम इस विलायक को एक कांच के ढक्कननुमा पात्र, जिसे सामान्यतः प्रयोगशाला में डेसिकेटर के नाम से जाना जाता है, उसकी मदद से ढक देते हैं। हम जानते हैं कि थोड़ी समय पश्चात जल जो है वो वाष्पित होने लग जाएगा, यानी कि जल के कण जो है वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में इस पात्र के ऊपरी खाली हिस्से में एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। इस तरह से यहाँ वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये वाष्प के कण आपस में टकराएंगे या पात्र की दीवारों से टकराएंगे तो ये वापस द्रव रूप में भी परिवर्तित होने लग जाएंगे, यानी यहाँ वाष्पीकरण के विपरीत एक और प्रक्रिया संचालित होने लग जाएगी जिसे हम कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प के कण द्रव रूप में परिवर्तित होते हैं।
यहाँ पर इस तरह से वाष्पीकरण और संघनन जो है वो साथ साथ संचालित होने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। इसे कहते हैं हम साम्यावस्था की स्थिति। और इस साम्यावस्था में इस द्रव की सतह पर उपस्थित जो वाष्प के कण है वो एक दाब आरोपित करेंगे और उसी दाब को हम नाम दे देंगे या उसी को कहा जाता है वाष्प दाब। अब हम क्या करें, इसी विलायक में एक और प्रयोग करें कि हम इस विलायक में विलेय मिला दें और विलेय भी कैसा, जो कि अवाष्पशील हो यानी नॉन वॉलेटाइल। तो अब हम एक दूसरा बीकर लेते हैं, उस बीकर में पुनः विलायक लेकर उसमें कुछ मात्रा में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं। चूंकि यहाँ विलेय और विलायक दोनों उपस्थित हैं, यानी कि अब ये हमारा विलेय है। तो यहाँ जैसे ही विलायक में विलेय को मिला दिया गया और हमने पुनः इसे ढक्कननुमा कांच के पात्र से ढक दिया, तो अब इस प्रयोग के विपरीत यहाँ क्या होगा कि वाष्पित होकर जाने वाले विलायक के कणों की संख्या जो है उसके मान में कमी आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें जो ये विलेय के कण मिलाए हैं ये इसके वाष्पित होने के मार्ग में अवरोध या रुकावट पैदा करेंगे, जिससे वाष्पशील होकर जाने वाले कणों की संख्या के मान में कमी आ जाएगी और स्वाभाविक तौर पर इनके द्वारा उत्पन्न किए गए वाष्प दाब के मान में भी कमी आ जाएगी। इस तरह से हमने जाना कि यदि शुद्ध विलायक में हम विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब के मान में कमी आ जाती है। तो अब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राउल्ट ने बताया कि वाष्प दाब में ये जो कमी आती है वो वास्तव में विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो विलेय के कणों की सांद्रता का वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को राउल्ट ने एक नियम के द्वारा दिया था, जिसे अब हम समझने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब जो है वो उसके विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम बता सकते हैं कि P बराबर होता है PA समानुपाती XA, जहां पर P जो है वो विलयन का वाष्प दाब है, PA विलायक का वाष्प दाब है, XA जो है वो विलायक का मोल प्रभाज है। पुनः मैं एक बार रिपीट करूंगी राउल्ट का नियम। राउल्ट के अनुसार किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इस इक्वेशन में यदि मैं इसे हटाना चाहूँ और बराबर का निशान लगाती हूँ, हम यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक रखेंगे जो है K, तो ये इक्वेशन हो जाएगा PA = KXA। यदि इस इक्वेशन को हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करें तो मैं PA के स्थान पर इसे P0A से प्रदर्शित कर रही हूँ, जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को दर्शा रहा है। ये बराबर हो जाएगा K के, क्योंकि शुद्ध विलायक के लिए XA का मान जो है वो होता है इकाई। इस तरह से हमें P0A बराबर K प्राप्त हुआ। K की इस वैल्यू यानी P0A को उठाकर हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा PA बराबर P0A into XA। इस तरह से प्राप्त हुआ हमारा ये इक्वेशन जो है वो राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करता है। इस इक्वेशन के आधार पर हम राउल्ट के नियम को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन
का वाष्प दाब का मान जो है वो उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यदि इस नियम को हम ऐसे विलयन के लिए लागू करें जहां पर विलेय भी वाष्पशील है तो उस स्थिति में Pv बराबर P0b और x इंटू xb के बराबर होता है। ये वाला इक्वेशन हमें विलेय के वाष्पशील होने की स्थिति में प्राप्त होगा और ऐसा विलयन द्विअंगी विलयन जिनमें विलायक भी वाष्पशील है और विलेय भी वाष्पशील है तो उसके लिए अब हम लिख सकेंगे कि ऐसे विलेय और विलायक युक्त द्विअंगी विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वो दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। इसलिए P का मान जो है वो हो जाएगा P0a इंटू XA प्लस P0b इंटू XB। इस तरह से ये तीनों इक्वेशन जो है वो राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हमने सीख लिया कि राउल्ट का नियम क्या है और उसका गणितीय व्यंजक जो है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम राउल्ट के नियम की सहायता से हमारा जो अगला टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के व्यंजक को प्राप्त करना, इसे निकालेंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के व्यंजक की व्युत्पत्ति। अभी हमने राउल्ट के नियम से जाना था कि Pa बराबर होता है P0a इंटू XA। मोल प्रभाज की परिभाषा से हमें पता है कि XA और XB का योग जो है वो इकाई होता है, या हम XA बराबर चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस XB। अपने राउल्ट के इस इक्वेशन में हम XA का मान यहाँ यदि रख दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा Pa बराबर P0a इंटू 1 माइनस XB। अब हम क्वेश्चन की दोनों राशियों में इसका गुणा कर लें तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा Pa बराबर P0a माइनस P0a XB। अब हम इस पद को यहाँ पक्षांतरित कर लें तो हम लिख सकते हैं P0a माइनस Pa बराबर P0a XB। इस राशि को और इस पक्ष में यदि हम लेके आ जाए तो ये हो जाएगा P0a माइनस Pa अपॉन P0a इज इक्वल टू XB। यहाँ पर ये दो इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। P0a माइनस Pa हमें वाष्प दाब में अवनमन को और P0a माइनस Pa अपॉन P0a इज इक्वल टू XB वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के व्यंजक को प्रदर्शित करता है। और यहाँ ध्यान दीजिए इस व्यंजक से हमें क्लियर हो रहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो सीधे सीधे किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के, अर्थात विलेय के कणों की संख्या के सीधे सीधे समानुपाती या बराबर है। और यहाँ पर हमें एक नई बात पता चलती है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो एक अणु संघ गुणधर्म है। ये एक नया शब्द आया है, पहले मैं आपको बता दूं कि अणु संघ गुणधर्म क्या होता है। अणु संघ गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो विलयन के एक विशेष प्रकार के गुणधर्म है जो मुख्यतः विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। चूंकि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन सीधे सीधे यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या के बराबर है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ बच्चों आप ध्यान दीजिए कि सामान्यतः ये एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा का
प्रश्न है जो जनरली पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो राउल्ट के नियम को बताते हुए जितना मैंने अभी ड्राइव किया है, यहाँ तक के इक्वेशन की मदद से आप अपने इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि इसकी सहायता से अब हम विलेय के अणुभार या उसके आणविक द्रव्यमान की भी गणना कर सकते हैं। तो अब हम अगले स्टेप में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की इस व्यंजक की मदद से विलेय के अणुभार की गणना करना सीखेंगे। मैं इसे मिटा दे रही हूँ। लास्ट में हमें जो व्यंजक मिला था उसे मैं पुनः लिख रही हूँ। वास्तव में अब हम क्या करने जा रहे हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना करने के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। अभी हमने व्यंजक निकाला था P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का व्यंजक था। इस व्यंजक में यदि हम XB की वैल्यू रख दें, XB जो है वो आपका विलेय का मोल प्रभाज है, और विलेय का मोल प्रभाज जो है वो विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के कुल मोलों की संख्या अर्थात विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है। तो XB की जगह हमने वो रख दिया, तो हमें प्राप्त हो गया P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर NB अपॉन NA प्लस NB। चूंकि NB जो है उसे हम इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह विलेय के आणविक द्रव्यमान और उसके मोलर द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार Na जो है वो विलायक के आणविक द्रव्यमान और उसके मोलर द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम इन स्थानों पे यदि रख दें तो हमें अगला इक्वेशन प्राप्त होगा P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू वैल्यू रखने पर ये हो गया WB अपॉन NB अपॉन Na के स्थान पर हो जाएगा WA अपॉन Na प्लस NB के स्थान पर हम लिख सकते हैं WB अपॉन NB। अब चूंकि ये इस इक्वेशन में सामान्यतः विलयन जो है वो तनु लिया जाता है या डायरेक्ट लिया जाता है, तो तनु विलयनों में विलय की मात्रा काफी कम रहती है, इसलिए हम इस राशि को नगण्य मानकर इसे इस पद से छोड़ सकते हैं। इसलिए अब हमें इस राशि को छोड़ने पर प्राप्त हुआ इक्वेशन हो जाएगा हमारा, इसे हम लिख रहे हैं P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू WB अपॉन NB। ये राशि हमने हटा दी है, ये राशि ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, फिर हो जाएगा NA अपॉन WA। इस तरह से हमें हमारा इक्वेशन इतना प्राप्त हुआ। अब हम इस राशि में से यदि इसे NB के रूप में यानी विलेय के आणविक द्रव्यमान के रूप में पक्षांतरित कर दें तो NB बराबर हम लिख सकते हैं WB into NA into P0A अपॉन ये राशि यहाँ आ जाएगी P0A माइनस PA into WA। यह व्यंजक यह सूत्र है जिसमें यदि हम विलेय का द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का मान साथ ही साथ
वाष्पदाब में जो अवनमन की वैल्यू दी हो और विलायक का द्रव्यमान दिया हो तो हम आसानी से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया। आप ध्यान दीजिए, सामान्यतः विलेय के आणविक भार की गणना संबंधी अंक प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस सूत्र को ड्राइव करने के साथ साथ इससे संबंधित पुस्तक में उदाहरणों में जो प्रश्न दिए हुए हैं अंकित प्रश्न उन्हें बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलेय। पहले हम शुरू करेंगे आदर्श विलेय। अभी तक के लेक्चर में हमने ये जान लिया कि विलयन क्या है, हमने ये भी जाना कि विलयन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं विलेय और विलायक। फिर हमने राउल्ट के नियम को जानने के लिए सबसे पहले ये जाना कि विलयन का वाष्पदाब वास्तव में होता क्या है। विलयन के वाष्पदाब को जानने से हमें ये भी पता कि यदि हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्पदाब की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसे हमने वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन के रूप में समझा। फिर हमने उसके लिए राउल्ट के नियम की सहायता से व्यंजक भी व्युत्पन्न कर लिया। व्यंजक व्युत्पन्न करने के साथ साथ उसका एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कि हम वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना भी कर सकते हैं, तो हमने उसका व्यंजक भी प्राप्त कर लिया। इतनी सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ सरल और मजेदार सा टॉपिक पढ़ते हैं जो है आदर्श तथा अनादर्श विलेय। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आदर्श विलेय। द्रव में द्रव का विलयन जो है वो सामान्यतः राउल्ट के नियम पर आधारित हो तो दो प्रकार से विलयन बन सकते हैं। पहले प्रकार के विलयन बनते हैं आदर्श विलयन और दूसरे प्रकार के विलयन बनते हैं अनादर्श विलयन। इनमें से आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सांद्रता और ताप की संपूर्ण परासी यानी कि सांद्रता और ताप के प्रत्येक मान पर राउल्ट के नियम का पूर्णता से पालन करते हैं। अर्थात हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि आदर्श विलयन जो बनाते हैं उन विलयनों के लिए P का मान जो है वो P0A into XA प्लस P0B into XB के बराबर होता है। आदर्श विलयन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके बनने में किसी तरह के आयतन का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इनके लिए आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है। साथ ही साथ इनके बनने में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन भी नहीं होता, इसलिए इनके लिए ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन जो है डेल H का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि आदर्श विलयन कौन कौन से हैं, तो अगले बिंदु में हम इनके उदाहरण जानेंगे। सामान्यतः बेंजीन और टॉलुइन इन्हें आपस में मिला दीजिए तो आदर्श विलयन बन जाता है। यानी पहला उदाहरण है बेंजीन और टॉलुइन, इनका विलयन जो है वो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है सरल सा कि आप मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को मिला दीजिए तो भी आपका आदर्श विलयन तैयार हो जाता है। तो ये दो सरल उदाहरण हैं आदर्श विलयन के, बेंजीन और टॉलुइन से मिलकर बना हुआ विलयन, मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से मिलकर बना हुआ विलयन। अब मुझे लग रहा है आदर्श विलयन के बारे में इतनी बातें जानने के अलावा आपके मन में ये भी उत्सुकता होगी कि आदर्श विलयन क्यों बन जाता है, यानी आदर्श विलयन के बनने का कारण क्या है। तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगले बिंदु में अब हम समझेंगे कि क्यों दो घटक जब आपस में मिलते हैं तो उनसे आदर्श विलयन बन जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यदि मान लीजिए कि A और B ये दो घटक हैं, ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण कर रहे हैं, तो एक घटक जो होगा उसके समस्त अणुओं के बीच में AA आकर्षण बल पाया जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरा घटक जो B है उसके अणुओं के बीच में BB आकर्षण बल पाया जाएगा। जब इन दोनों को मिलाकर हम विलयन
आदर्श विलयन का निर्माण होता है। साथ ही साथ अब हम आदर्श विलयन के लिए यदि मोल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ खींचना चाहें तो देखिए ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा। क्योंकि अभी राउल्ट के नियम से हमने ये जाना कि वाष्प दाब और मोल प्रभाज में समानुपात का संबंध है, अर्थात ये इनके बीच यदि ग्राफ खींचा जाएगा तो वो प्रत्येक घटक के लिए, चाहे विलेय के लिए हो या विलायक के लिए हो, वो आपको एक सीधी सरल रेखा जो है बढ़ते हुए मान के रूप में सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो यदि इसे मैं ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करूं तो कुछ इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर यदि हम वाष्प दाब ले लें और यहाँ मोल प्रभाज, यहाँ की स्थिति में हम दोनों घटकों को प्रदर्शित कर दे रहे हैं। यहाँ x a बराबर 0, x b बराबर 1 और यहाँ पर x a बराबर 1 और x b बराबर 1 ले लें हम, तो यहाँ पर विलेय के लिए हमें इनके साथ प्राप्त होने वाला ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि इन दोनों में समानुपात का संबंध है। ठीक ऐसे ही ये ग्राफ जो दूसरा यहाँ प्राप्त होगा हमें विलायक के लिए, वो भी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और इन दोनों को मिलाने पर ये वाला ग्राफ की लाइन जो है वो विलयन के वाष्प दाब को या दोनों के वाष्प दाब के योग को प्रदर्शित करेगी। ये हो जाएगा Pb, ये Pa और ये P बराबर हो जाएगा Pa प्लस Pb। तो इस तरह से राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब और मोल प्रभाज के समानुपात के संबंध को हम ग्राफीय विधि के द्वारा प्रदर्शित करें तो हमें इस तरह से दोनों के ही सीधे सीधी लाइनों में ग्राफ जो है वो प्राप्त होंगे। अब ये हो गई आदर्श विलयन की बात। अब हम जानेंगे अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो आदर्श विलयन के विपरीत अनादर्श विलयन जो है वो सांद्रता और ताप की पूरी परास में यानी प्रत्येक मान पर राउल्ट के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे। इनके बनने में आयतन में भी परिवर्तन होगा, अनादर्श विलयनों के बनने में एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अनादर्श विलयनों के लिए P का मान जो है वो P0A into XA प्लस P0B into XB इसके बराबर नहीं होगा। इनके लिए डेल B जो है वो भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन होगा। डेल H का मान भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अनादर्श विलयन के बनने पर या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होगी। अब फिर वही बात कि जहां हमने देखा था कि आदर्श विलयन कौन कौन से हैं, अब हम उदाहरण जानेंगे कि अनादर्श विलयन कौन कौन से हैं। तो सामान्यतः यदि आप जल में एल्कोहल को बोल दें, जल में अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल को विलय कर दें या क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल को मिला दें, तो ये सभी दोनों प्रकार के घटक मिलकर कैसा विलयन बनाएंगे, अनादर्श विलयन बनाएंगे। फिर अब अनादर्श विलयन भी जो बनते हैं वो दो प्रकार के बन सकते हैं। पहला अनादर्श विलयन ऐसा बन सकता है जिसके लिए राउल्ट का मान या जिनके बनने पर राउल्ट का मान जो वास्तविक राउल्ट के परिकलित मान है उससे ज्यादा आए, और दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि अनादर्श विलयन के बनने पर वाष्प दाब का मान जो है वो राउल्ट के परिकलित मान से कम आए। तो इन दोनों ही स्थितियों में हमें दो प्रकार के अनादर्श विलयन प्राप्त होते हैं। तो अब हम अनादर्श विलयन के उन दोनों प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। उस स्थिति में जब दो घटकों को मिलाने पर बनने वाले विलयन के वाष्प दाब का मान राउल्ट के द्वारा बताए गए या उसके द्वारा परिकलित किए गए मान से अधिक आता है, तो उसे कहा जाता है धनात्मक विचलन वाली अनादर्श विलयन।
क्योंकि इनके लिए P का मान जो है वो P0A इंटू XA तथा P0B इंटू XB के मान से यदि इस मान से ज्यादा आएगा। और दूसरा कंडीशन हो सकती है कि दो घटकों को मिलाने पर बनने वाले आदर्श विलयन के वाष्प दाब का मान जो है वो राउल्ट के परिकलित मान से कम हो, तो उस प्रकार से बनने वाला विलयन जो है वो कहलाएगा ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। पुनः ध्यान दीजिए, अनादर्श विलयन में प्राप्त होने वाले वाष्प दाब का मान यदि राउल्ट के मान से अधिक आता है तो उन्हें कहते हैं हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। जबकि यदि वाष्प दाब का मान राउल्ट के द्वारा बताए गए मान से कम आता है तो उसे कहा जाता है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। इन दोनों ही प्रकार के विलयनों में आप देखेंगे कि धनात्मक विचलन में डेल V का मान जो है वो पॉजिटिव आता है और ऋणात्मक विचलन में डेल V का मान जो है वो ऋणात्मक आता है। ठीक इसी प्रकार इसमें डेल H का मान पॉजिटिव और डेल H का मान ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श में नेगेटिव आता है। यहाँ पर डेल H के पॉजिटिव होने का मतलब है कि धनात्मक विचलन वाले जब अनादर्श विलयन बनते हैं तो ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। जबकि डेल H यानी एंथैल्पी परिवर्तन का मान नेगेटिव होने का मतलब है कि जब ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बनते हैं तो ऊष्मा जो है क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। इनके अंतर को यदि आप कुछ उदाहरणों के द्वारा भी समझना चाहें तो हम इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। सामान्यतः जल और एल्कोहल और जल तथा एसीटोन ये मिलकर धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बनाते हैं। जबकि जल और नाइट्रिक अम्ल, इसी प्रकार जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने अंतर के रूप में दोनों प्रकार के अनादर्श विलयनों को भी जान लिया। अब हमारा केवल अंत का एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसे कहते हैं स्थिर पदार्थ मिश्रण, तो उसे अब हम समझेंगे। स्थिर क्वाथी मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण को एजोट्रॉफ के नाम से भी जाना जाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझाने से पहले अभी हमने आदर्श विलयन का ग्राफी निरूपण तो कर लिया था। यदि अब उसी ग्राफ को हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए ड्रॉ करें तो देखिए कुछ इस तरह के वक्र प्राप्त होते हैं। पहले हम बनाएंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए, फिर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए ग्राफी निरूपण। यानी यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि वाष्प दाब और मोल प्रकाश के बीच में ये धनात्मक विचलन वाले के लिए तो पहले हम सामान्य स्थिति आदर्श की यदि डॉटेड लाइन से शो करें तो हमने देखा था कि x a की वैल्यू यहाँ 0 से और b की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही हो, यहाँ x a 1 और यहाँ x b 0 हो, तो क्रमशः हमें आदर्श विलयन की स्थिति में इस तरह से सीधी लाइनें प्राप्त हुई थी जिसे हमने अभी डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। और ये वाली डॉटेड लाइन जो है वो संपूर्ण वाष्प दाब यानी विलयन के वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रही है। ये हमारा PB था,
ये हमारा PA था और ये हमारा PA प्लस PB था। लेकिन धनात्मक विचलन की स्थिति में ये ग्राफ जो है वो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होते हैं, यानी कि चूंकि हमने जाना कि वाष्प दाब का मान अधिक है, इसलिए ये ग्राफ जो है वो हमें सामान्य आदर्श स्थिति से ऊपर की ओर प्राप्त होते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए वाष्प दाब और मोल प्रकाश के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें निम्न प्रकार से ग्राफ प्राप्त होंगे। पहले यहां भी पुनः हम आदर्श स्थिति यानी आदर्श विलयन की स्थिति को डॉटेड लाइन से शुरू कर दें। इस तरह से तो आप देखेंगे कि ऋणात्मक विचलन के लिए वाष्प दाब के मान जो है वो हमें आदर्श मान से कम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से एक साथ मैंने आपको धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित किया कि उनके ग्राफ जो है वो किस तरह से आदर्श स्थिति से डिफर करेंगे। यहाँ पर अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो निश्चित संगठन वाले द्रव का ऐसा मिश्रण है जो निश्चित ताप पर उबलता है और बिना अपने संगठन में परिवर्तन किए वह आश्रित भी हो जाता है। इस बात को सरल भाषा में ऐसे बताऊं मैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो दो घटकों का ऐसा मिश्रण है जिसे आप प्रभाज्य आचरण के द्वारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये निश्चित ताप पर उबलते हैं और इनका एक निश्चित ताप पर ऐसा संगठन प्राप्त होता है जो बिना अपने संगठन में परिवर्तन किए एक तो निश्चित ताप पर उबल भी जाएगा और साथ ही साथ बिना अलग हुए वो आश्रित भी हो जाएगा। तो ऐसे विशेष गुण वाले मिश्रण को नाम दिया गया है स्थिर क्वाथी मिश्रण या एज़ोट्रॉप। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप और दूसरा होता है उच्च कथन उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप। पुनः ध्यान देंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एज़ोट्रॉप जो है वह निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण है जो निश्चित ताप पर उबलता है और बिना अपने संगठन में परिवर्तन किए वह आश्रित भी हो जाता है। और ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप और उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप। इनमें से निम्न क्वथन एज़ोट्रॉप जो है वो प्राप्त होता है हमें धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके वाष्प दाब का मान है जो अधिक प्राप्त होता है, तो इसमें एक ऐसा ताप आता है जिस पर वाष्प दाब का मान अधिकतम और क्वथनांक का मान न्यूनतम होता है और उस ताप पर हमें प्राप्त होता है निम्न क्वथन वाला एज़ोट्रॉप। और ठीक इसी प्रकार से ऋणात्मक मिश्रण वाले अनादर्श विलयन में जब वाष्प दाब का न्यूनतम मान होता है उस स्थिति में क्वथनांक का मान अधिकतम होता है, तब हमें एक विशेष संगठन वाला उच्च क्वथनांक वाला एज़ोट्रॉप प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है उच्च क्वथन एज़ोट्रॉप। तो इस तरह से आज की कक्षा में मुझे आपको जो जो बातें बतानी थी मैंने प्रयास किया कि वो आपको समझ में आ जाए। एक बार हम पुनः रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन महत्वपूर्ण विषयों में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बनते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहले एक बार हम रिवाइज कर लें अपनी विषय वस्तु को कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। आज आपने जाना कि विलयन क्या है, आपने जाना विलयन का वाष्प दाब, साथ ही साथ आपने सीखा राउल्ट का नियम, आपने राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का व्यंजक भी प्राप्त किया, आपने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलय के अनुभाग की गणना भी करना सीख लिया। आपने साथ ही साथ बहुत सरल तरीके से आदर्श और अनादर्श विलयन को परिभाषित किया। आपने आदर्श और अनादर्श विलयन के अनादर्श विलयनों के दोनों प्रकारों को, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन,
ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों को जाना। आपने आज ये भी जाना कि स्थिर पथ मिश्रण या एज़ोट्रॉप क्या होता है। अब मुझे ध्यान दीजिए कि इस यूनिट में, इस टॉपिक में सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राउल्ट का नियम क्या है। आप इसे जरूर अच्छे से तैयार कर लें। कुछ छोटे छोटे प्रश्न और इन टॉपिक्स में से निकल कर आते हैं जो पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, पुराने सालों में पूछे भी गए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है। मैंने राउल्ट के नियम के अंतर्गत आप लोगों को जब वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का व्यंजक निकाला था तब आपको बताया था कि वो विलयित कणों की संख्या के बराबर प्राप्त हुआ था, जिससे मैंने आपको बताया था कि सिद्ध होता है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है वो एक अणुसंघ गुणधर्म है। तो 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में आपसे अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये पूछा जा सकता है। तो आप बेटा इसे जरूर तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ आदर्श और अनादर्श विलयनों में अंतर और इनके उदाहरण जो हैं वो भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इन 3-4 प्रश्नों की आप परीक्षा की दृष्टि से जरूर तैयारी करेंगे। आप सभी को आज की क्लास